किया था प्रोग्राम, आई गेस हम्म अराउंड दिसंबर, तब स्टार्ट हम्म हुई थी। हम्म क्योंकि उससे पहले मैं सीयूईटी के प्रिपरेशन में बिजी थी, एंड देन जो समझ हम्म नहीं आता था फिर उस पे भी थोड़ा आइडिया लगने लगा रीजनिंग में, तो काफ़ी हेल्प हुआ उससे। क्योंकि इससे पहले मैंने भी रीजनिंग कभी पढ़ी नहीं थी, तो हम्म वहाँ से नूपुर मैम से मैंने स्टार्ट किया। हम्म थोड़ा उन्होंने क्वेश्चंस क्लास में भी सॉल्व करवाए, फिर उन्होंने होमवर्क भी दिया, वर्कशीट भी दी। तो फिर हम्म उससे हर टाइप की चीज़ें रोल प्ले करते हैं, बिकॉज़ हर एग्ज़ाम का अपना एक स्ट्रक्चर और अपना एक पैटर्न होता है जिससे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम्म प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के ये आइडिया लगता है कि आपको कैसी किस लेवल की प्रिपरेशन करनी है और किस टाइप। So, hello Bhavna. First of all, many congratulations for such a good rank securing in IPU CET. B.Ed CET basically अगर मैं बोलूँ तो 76 is such a very good rank. और जब हम आपकी सक्सेस स्टोरी पे चर्चा करेंगे ना भावना, तो यहाँ पे ना हम सबसे पहले टच करेंगे हमारे पेपर स्ट्रक्चर को, हमारे सिलेबस को, क्योंकि आईपीयू का जो बीएड सीईटी होता है ना, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, वो बाकी सारे एग्जाम से अलग होता है। यस ठीक है, उसका पेपर स्ट्रक्चर अलग होता है, उसका टाइमिंग अलग होता है, मार्किंग स्कीम अलग होती है। तो आप शुरू करो थोड़ा यहाँ से कि पेपर स्ट्रक्चर और सिलेबस किस तरीके से आपने हैंडल करा और आपकी प्रिपरेशन कब शुरू हुई। ठीक है भावना? यस मैम। ओके। मैम मेरी प्रिपरेशन जब मैंने डेली बाइट्स का ज्वाइन किया था प्रोग्राम, आई गेस हम्म अराउंड दिसंबर, तब स्टार्ट हम्म हुई थी। हम्म क्योंकि उससे पहले मैं सीयूईटी के प्रिपरेशन में बिजी थी, एंड देन फिर मैंने आईपीयू का स्टार्ट किया। और ओके। जैसे जैसे क्लास में जैसे मैम ने रीजनिंग करवाया, फिर टीचिंग हम्म एप्टीट्यूड, फिर आपने इंग्लिश की 2 क्लासेस ली, फिर सर ने हम्म जनरल अवेयरनेस की ली, तो उसके साथ-साथ मैंने कवर किया। एंड उसके हम्म बाद जितनी भी वर्कशीट्स थी, मॉक्स, वो सब प्रैक्टिस किया। तो ओके। टाइम पे सफिशिएंट रहा था मुझे। हम्म ठीक है। और भावना, जब हम प्रिपरेशन की बात करते हैं ना, तो इसमें बहुत सारे नेगेटिव्स भी हमारे आते हैं। ठीक है, सिंस आप सिलेक्टेड हो तो आपको ये बात समझ में आती है कि नेगेटिव मार्किंग की इम्पोर्टेंस क्या है। यस और मैम। मतलब जिस जिस पेपर में नेगेटिव मार्किंग कंसिस्ट करता है, उस पेपर में हम ब्लाइंड फोल्ड होके बस तुक्के नहीं मार सकते। ठीक है। यस मैम। एंड ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन जर्नी कई बार होता है हमारा खुद का ही तबीयत ठीक नहीं होता, कभी हमारी मेंटल स्टेट वैसी नहीं होती है कि हमें पढ़ने की इच्छा हो, कभी हमारे घर में शादी हो गई किसी, हुँ, कभी कुछ और प्रायर एंगेजमेंट्स आ गए, और ये ऐसे क्लोज लोगों के तरफ से आते हैं कि आप इन्हें ना भी नहीं कह पाओगे। आप अपने फ्रेंड्स यस। को ना बोलोगे कि नहीं नहीं लेट्स नॉट गो आउट फॉर हैंग आउट, है ना, मतलब आप नहीं बोल सकते हो ये चीज। आप अपने पेरेंट्स को ना नहीं बोल सकते हो कि अच्छा ठीक है ना, इस बार ये आपका सेलिब्रेट नहीं करते एनिवर्सरी। अपने पापा को नहीं बोल सकते हो कि यार बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते, वी कैन नॉट डू यस। दिस। ठीक। हुँ, तो इन सब के ना कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें लॉन्ग टर्म में फिर देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारे मॉक्स में नंबर नहीं आते, हाँ। पीवाईक्यूज हमसे नहीं बनते हैं। तो इन हुँ। सारे नेगेटिव से आपने बाउंस बैक कैसे करा भावना? मैम काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव्स थे मेरे पास भी, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे जब आईक्यू का एग्ज़ाम हुआ था। एंड देन हम्म उसके अराउंड भी काफ़ी फेस्टिवल्स भी थे, फिर घर पे भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही थी, सेलिब्रेशन एंड ऑल। तो उसके टाइम पे मैंने जितना मेरे से हो सका दिन में, उतनी तो मैंने वर्कशीट्स एंड ऑल किया। एंड हम्म मॉक्स को मैंने ऐसे नहीं देखा कि उसमें मेरे कितने स्कोर आ रहे हैं, बट ऐसे देखा कि उसमें मुझे क्या-क्या नहीं आता है। एंड ओके। देन जो टॉपिक्स नहीं आते थे, फिर वो मैंने जो आर.एस. अग्रवाल की सर ने बुक बताई थी, उससे फिर हम्म मैंने थोड़े बहुत वो प्रैक्टिस करे, तो उससे वो हम्म क्लियर होते गए। फिर नुपुर मैम भी ऑलमोस्ट हमेशा ही अवेलेबल थी, जब भी उनसे डाउट सेशन की बात की थी, तो हम्म फिर वहाँ से भी मेरे को काफ़ी हेल्प मिली थी। ओके ओके। तो मतलब बेसिकली अगर आप बताओ कि आम बच्चे को कितना समय लगेगा किसी भी तरीके के नेगेटिव से बाउंस बैक करने में, भावना, क्योंकि मैम ये तो मान लो। हाँ हाँ हाँ, प्लीज ओवर टू यू। मैम खुद को थोड़ा-सा टाइम लिमिट देना पड़ता है हर चीज़ के लिए, कि अगर कमिटमेंट आज की है, तो फिर आज एटलीस्ट अगर पूरा दिन आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो फिर नेक्स्ट डे उसको कंपेंसेट करने के लिए थोड़ा-सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। एंड ओके। वीकेंड्स पे जैसे अगर बाहर गए हैं, तो फिर कॉलेज के ऐसे आने के बाद थोड़ा-सा टाइम निकाल के
तो हुँ, मैम ये थोड़ा बैलेंस करना पड़ता है। लेकिन अगर जैसे कोर्स के साथ-साथ क्लास में जैसे मैम कराती थी, तो साथ-साथ में करते थे, हुँ, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उससे आ गई। फिर उससे क्वेश्चंस भी बनने लगे और जो समझ हुँ, नहीं आता था फिर उस पे भी थोड़ा आइडिया लेने लगा रीजनिंग में, तो काफ़ी हेल्प हुआ उससे। क्योंकि इससे पहले मैंने भी रीजनिंग कभी पढ़ी नहीं थी। हुँ, तो हुँ, वहाँ से नूपुर मैम से मैंने स्टार्ट किया। हुँ, हुँ, थोड़ा उन्होंने क्वेश्चंस क्लास में भी सॉल्व करवाए, फिर उन्होंने होमवर्क हुँ, भी दिया, वर्कशीट्स भी दी। तो फिर हुँ। उससे हर टाइप की चीज़ का प्रैक्टिस हो गया। तो अगर किसी एक दिन मैं नहीं भी कर पा रही थी प्रैक्टिस, तो फिर नेक्स्ट डे अगर उसको करके देख रही थी, तो हो रहा था। ओके। भावना, यहाँ पे ना आप थोड़ा-सा एक आम बच्चे की भाषा में बताओ कि उसे कितना समय लग जाएगा प्रिपरेशन में? और यहाँ पे आप थोड़ा अपना एजुकेशन बैकग्राउंड भी टच करो। जस्ट सेइंग, जैसे कि बहुत से स्टूडेंट्स जो रहते हैं ना, उनका ग्रेजुएशन में साइंस बैकग्राउंड रहता है। ठीक है? तो वो कहते हैं कि हमारी रीज़निंग वगैरह सही रहेगी। साइंस या मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं तो कहते हैं हमारी रीज़निंग सही रहेगी, हमें दिक्कत आती है जीके, जीएस में, हम याद नहीं कर पाते, हमसे रोट लर्निंग नहीं होती एंड जीके, जीएस इज़ समथिंग कि आपको याद करना होगा, करेक्ट? हाँ। तो एजुकेशन बैकग्राउंड यहाँ पे कितना इम्पोर्टेंस रखता है? और आप थोड़ा-सा अपने एजुकेशन बैकग्राउंड को भी टच करके बताओ और एक आम बच्चे को जिसको बीएड के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, नो नॉलेज, ज़ीरो नॉलेज इफ आई वुड से, तो उसे जी, हाँ। कितना टाइम लग जाएगा भावना? मैम अगर कोई एकदम बेसिक से स्टार्ट करे तो मेरे ख्याल से 1 टू 2 मंथ्स भी इनफ है, अगर वो डेडिकेटली उसके लिए प्रिपेयर करे तो। हुँ, और हुँ, मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी हिस्ट्री में की है। हुँ, मैथ्स मैंने 10th के बाद हाथ नहीं लगाई है। तो मैंने रीज़निंग फिर नूपुर मैम के साथ ही फिर मैंने फर्स्ट टाइम किया। उससे हुँ, पहले हुँ, मुझे भी कोई आइडिया नहीं था उसका। हुँ, जीके जीएस भी फैक्ट्स हैं, लेकिन उसमें भी कुछ कह नहीं सकते कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा। हुँ, इट्स नेवर इनफ जितना भी पढ़ के जाएँ। बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो सर के क्लासेस से आती है ना, वो फिर काफ़ी हेल्प करती है। उससे तुम डॉट्स कनेक्ट करके आंसर देख सकते हो। ऑलराइट। तो इसमें आपके एजुकेशन बैकग्राउंड ने कितनी ज़्यादा रोल प्ले करी है भावना? मैम इंग्लिश मीडियम में मैंने सारा पढ़ा है, तो इसलिए शायद से इंग्लिश का जो पार्ट था लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, वो तो उसमें हेल्प हुआ। और हुँ, बाकी हिस्ट्री ने एज़ सच कुछ रोल प्ले नहीं किया था, क्योंकि ओके, जनरल नॉलेज में भी फैक्ट्स थे, लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स थे वो सब का क्वेश्चन था। कुछ ऐसे स्पेसिफिक इतना इम्पैक्ट नहीं किया था। ओके। नाउ कमिंग टू स्ट्रेट फॉरवर्डली टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भावना कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं? मतलब अगर मैं बीएड की बात करूँ, आईपीयू सीईटी की बात करूँ, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स कितने इम्पोर्टेंट रहते हैं? और दिल्ली वाइज से कितना ईज़ी है आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर लेना, भावना? यस मैम, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज़ हर एग्ज़ाम का अपना एक स्ट्रक्चर और अपना एक पैटर्न होता है जिससे क्वेश्चंस आते हैं। तो हुँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के ये आइडिया लगता है कि आपको कैसी किस लेवल की प्रिपरेशन करनी है और किस टाइप के क्वेश्चंस आने की चांसेस हैं। हुँ, तो हुँ, डेली वाइज के थ्रू एक और किसी प्लेटफ़ॉर्म पे या फिर नॉर्मली मेरे को प्रीवियस ईयर पेपर्स कहीं नहीं मिल रहे हैं। हुँ, किसी सब्जेक्ट के, इवन आईक्यू के, डीयू के। बट डेली वाइज पे मेरे को प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिले, फिर उसको सॉल्व भी किया, मॉक्स में भी थे। तो हुँ, इवन जो इस बार क्वेश्चंस आए थे उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस मॉक में से ही आए थे डायरेक्ट। टीचिंग एप्टीट्यूड के काफ़ी सारे क्वेश्चन सेम ही थे। तो उससे ओ काफ़ी हेल्प होती है प्रीवियस ईयर से। ओके, लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट ऑब्वियसली। डेली वाइज किस हद तक यूज़फुल है? किसी भी बीएड एग्ज़ामिनेशन के लिए, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन के लिए या मैं सीटेट की बात करूँ, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, तो डेली वाइज किस हद तक आपके लिए मददगार साबित हुआ? भावना? मैम अगर रेटिंग दे सकते हैं तो फिर मैं 5 स्टार्स ही दूँगी, बिकॉज़ ओके। हर तरीके से हेल्पफुल रहता है। इट्स हुँ, हुँ, नॉट जस्ट अबाउट सिलेबस, बट जो हुँ, माइंडसेट और जो पेप टॉक और जो मोटिवेशनल बातें सर बताते हैं, जो नए प्रोस्पेक्ट्स को बताते हैं, हुँ, एक नया पर्सपेक्टिव भी मिलता है और ऑप्शंस के बारे में, अपनी स्किल्स के बारे में इम्प्रूव करना, ये सब चीज़ें अगर मैं डेली लाइफ से कभी इंट्रोड्यूस नहीं होती तो मुझे शायद पता नहीं होता
कि देयर इज मच मोर टू टीचिंग देन जस्ट बीएड डिग्री। तो सबके बारे में काफ़ी पता चला एंड देन एग्ज़ाम क्लियर करना, उसके दौरान पूरा पढ़ना, उससे पहले, उसके बाद भी जो कांस्टेंट सपोर्ट रहता है, इवन क्लासेस के बाद पूछना कि कैसा एक्सपीरियंस रहा एंड देन क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, इन सब में काफ़ी अच्छा रहा मेरे लिए तो। Okay, great, Bhavna. Thank you so much for your time, for your motivational words. अगर मैं कहूँ कि आप एक अंतिम लाइन, एक ऐसी कंक्लूसिव लाइन आप क्या बोलना चाहोगे भावना, तो वो क्या होगी? भावना। कंक्लूसिव लाइन तो मेरे ख्याल से ये कि अगर जैसे सर बोलते हैं कि डोंट डू व्हाटएवर व्हाट्स योर बेस्ट, डू व्हाटएवर इट टेक्स। तो वही है हर एग्जाम को क्लियर करने के लिए और प्रिपरेशन के लिए, डू व्हाटएवर इट टेक्स एंड देन इट्स जस्ट इजी। Okay, thank you so much, Bhavna. It was great having an experience to have a conversation with you. Thank you so much. थैंक यू।